यह रचना काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक व्यक्तियों, व्यवसायों, स्थानों या घटनाओं से समानता संयोगिक है। ये रचना धूम्रपान अथवा शराब पीने का समर्थन या प्रचार नहीं करती है। इस रचना का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था, वर्ग या समुदाय के किसी भी धर्म या धार्मिक भावनाओं, विश्वास या भावनाओं को अपमानित करने, उन्हें बदनाम करने या उन्हें चोट पहुंचाने का नहीं है। ये रचना किसी भी अंधविश्वास, काले जादू या ऐसी किसी भी चीज़ को प्रोत्साहित या प्रचारित नहीं करती है। श्रोताओं को विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है। किस्सा गोई पेश करता है सुकून। लेखक और सूत्रधार विशाल चंदानी। आज की पार्टी बहुत स्पेशल है। यूँ तो जब भी मेरी लिखी कोई भी कहानी अखबार में छपती है तो अपनी बेटी को किए वादे के कारण मुझे उसे पार्टी देनी ही होती है, लेकिन आज का दिन बहुत अलग है। आज अपनी लिखी कहानी को अखबार में पढ़ने के बाद गर्व के साथ साथ सुकून भी मिला। यूँ तो मैंने कई कहानियाँ लिखी हैं और उन्हें पुरस्कार भी मिला है, लेकिन ऐसा पहली बार था जब मैंने एक सत्य घटना को कहानी का रूप दिया था। इसी बात का तो सुकून था कि इस किस्से को एक कहानी में पिरोकर मैंने अपना वादा पूरा किया था। और एक उम्मीद थी, शायद अब उसे भी सुकून मिलेगा जो मुझसे ऐसा करवाना चाहता था। ये बात पिछले साल जून के महीने की है, जब हम पिया यानी मेरी 10 साल की बेटी की गर्मियों की छुट्टियों में कुछ दिन के लिए नैनीताल जा रहे थे। हल्द्वानी क्रॉस होने वाला था। शाम के 6 बज चुके थे और हम नैनीताल से अभी भी लगभग 2 घंटे की दूरी पर थे। सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने की तैयारी कर चुका था और हाईवे पर ट्रैफिक थोड़ा बढ़ चुका था। ये शायद वो लोग होंगे जो आसपास के शहरों में अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस हल्द्वानी यानी अपने शहर आ रहे होंगे। मैं कार ड्राइव कर रहा था और मेरे बगल वाली सीट पर मेरी पत्नी यानी नंदिनी बैठी हुई थी। पीछे की सीट पर पिया थी, जो पिछली कुछ देर से सो रही थी। हम सुबह से लगभग 8 घंटे का सफ़र तय कर चुके थे और काफ़ी थक चुके थे। मुझे ड्राइव करने का बहुत शौक़ है और कार का सफ़र हम तीनों को बेहद पसंद भी, इसलिए जहाँ तक संभव हो हम कार में ही सफ़र करते हैं। कुछ देर बाद नैनीताल की चढ़ाई शुरू हो गई। अंधेरे और सन्नाटे के बीच में सिर्फ कुछ चुनिंदा गाड़ियों की आवाज़ और लाइट्स थी उस सड़क पर, और दूर पहाड़ियों पर नज़र दौड़ाओ तो छोटी छोटी सी टिमटिमाती लाइट्स जो ये बता रही थी कि उन सुदूर जगहों पर भी कोई रहता था। आसमान इतना साफ कि एक एक तारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। अभी नैनीताल काफ़ी दूर था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उस शहर के सुकून का एहसास हमें अभी से होने लगा था। हम आगे बढ़ते जा रहे थे और नैनीताल हमारे और करीब आता जा रहा था। काफ़ी देर के सन्नाटे के बाद एक आबादी वाली जगह आई। ये नया गांव था। ये जगह हल्द्वानी और नैनीताल के लगभग आधे रास्ते में पड़ती है। हम नया गांव का बाज़ार क्रॉस कर रहे थे। किसी भी शहर या कस्बे की असली पहचान उस जगह का बाज़ार होता है। बाज़ार आपको एक अंदाज़ा देता है वहाँ के लोगों का, उनके रहन सहन और उनकी ज़रूरतों का। ये बाज़ार वैसे तो छोटा सा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ ज़रूरत का हर सामान मिलता था।
बाजार की भीड़ भाड़ देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यहाँ से काफ़ी दूर दूर तक कोई बड़ा बाजार नहीं था। इस वजह से ऐसा लग रहा था जैसे सारी जिम्मेदारी नया गांव के इस छोटे से बाजार ने ही उठा ली थी। बाजार क्रॉस हो चुका था और हम वापस उसी सन्नाटे वाले हाईवे पर आ चुके थे। कुछ और आगे बढ़ने के बाद दूर एक टनल दिखाई दे रहा था। गाड़ी ने उस टनल में एंटर किया। अंदर घुप अंधेरा था और अचानक से ऐसा लगा जैसे ठंड बहुत बढ़ गई। उस टनल से गुजरते वक्त कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। धड़कनें कुछ तेज हो गई थी और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। थोड़ी ही दूर एक रोशनी नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे टनल का दूसरा छोर आने ही वाला था। उस रोशनी के आसपास काफ़ी धुंध थी। मैंने गाड़ी की स्पीड कम कर दी और धीरे धीरे से उस धुंध भरे रास्ते को पार करने लगा। वो टनल क्रॉस करते ही गाड़ी थोड़े झटके से देने लगी। देखते ही देखते गाड़ी बंद पड़ गई। मैंने कई बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। मैं गाड़ी से नीचे उतरा। चारों तरफ अंधेरा था। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और गाड़ी का बोनट खोला। बोनट से बहुत तेज़ धुआं निकल रहा था। मैं तुरंत थोड़ा पीछे हो गया। लगभग 2-3 मिनट बाद धुआं निकलना बंद हो चुका था। मैंने बोनट वापस बंद किया और गाड़ी के अंदर जाकर उसे फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उस अंधेरी रात में सन्नाटे के बीच हम लगभग आधा घंटा गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे, इस उम्मीद में कि सड़क से जब कोई और गाड़ी निकलेगी तो हम उससे मदद मांग लेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद भी कोई गाड़ी नहीं निकली। ठंड और धुंध की वजह से वहाँ और देर रुकना सही नहीं था, इसलिए मैंने पुलिस को फ़ोन करने का फ़ैसला लिया। मोबाइल निकाला तो देखा उसमें सिग्नल नहीं थे। मैंने नंदिनी से उसका मोबाइल मांगा तो देखा उसमें भी सिग्नल नहीं था। शायद हम पहाड़ी के उस तरफ थे जहाँ मोबाइल सिग्नल्स नहीं आते थे। थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने पैदल जाकर मदद लाने का फ़ैसला किया। नंदिनी और पिया को गाड़ी में ही छोड़कर सड़क के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे जाने पर देखा धुंध थोड़ी कम हुई। मेरी बाईं तरफ पहाड़ था और दाहिनी तरफ सड़क, और सड़क पार करते ही खाई। वो खाई कितनी गहरी होगी इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। थोड़ा और आगे चलने पर सड़क के दाहिनी तरफ एक छोटा सा बल्ब जलता हुआ दिखाई दिया। मैंने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। अगले कुछ मिनटों में मैं उस बल्ब के पास पहुंच चुका था। वो बल्ब जिस दीवार पर लगा था वो दीवार एक सरकारी गेस्ट हाउस की थी जिसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक 20-22 साल का लड़का अपनी आंखें मलता हुआ बाहर आया। उसने अपना नाम हरीश बताया। मेरी परेशानी सुनकर हरीश मेरी मदद के लिए तैयार हो गया। अब हरीश, उसका छोटा भाई मुकेश और मैं गाड़ी की तरफ बढ़ चुके थे। हरीश और मुकेश की मदद से हम अपना सामान लेकर गेस्ट हाउस पर आ चुके थे। हरीश ने हमें एक कमरा अलॉट किया और हमारे खाने का इंतज़ाम करने लगा। वो गेस्ट हाउस काफ़ी पुराना लग रहा था, जिसमें 2 बड़े बड़े कमरे थे और एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर था। कमरे की छत काफ़ी ऊंची थी। बड़े बड़े खिड़की दरवाजे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये गेस्ट हाउस बहुत ज़्यादा पुराना था। एक छोटा सा ड्राइंग रूम भी था जिसमें एक तरफ सर्दियों में आग जलाने का इंतज़ाम था तो दूसरी तरफ एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल लगी हुई थी। डाइनिंग टेबल के पास कई सारी पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में कुछ मज़दूर काम करते हुए दिख रहे थे तो दूसरी तस्वीर में 2 अंग्रेज़ अफसर हाथ में बंदूक लिए और अपना दाहिना पैर एक मरे हुए हिरन के ऊपर रख कर खड़े थे, जैसे उसका अभी शिकार करके आए हों।
ये गेस्ट हाउस बाकी जगहों से काफ़ी अलग था। कुछ ही देर में हरीश ने हमारे लिए खाना तैयार कर दिया। खाना खाकर नंदिनी और पिया अपने कमरे में सोने चले गए। हरीश और मुकेश ने बर्तन समेटे और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ गए। मुझे खाना खाकर कुछ देर टहलने की आदत थी, तो मैं गेस्ट हाउस के बाहर चला गया। बिल्कुल शांत सड़क, हर तरफ अंधेरा, बेहद ठंड, वो सब कुछ जो मुझे बहुत पसंद था। थोड़ा आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि सड़क के दाहिनी तरफ एक बेंच लगी हुई थी। उस सन्नाटे और सुकून को महसूस करने के लिए मैं उस बेंच पर बैठ गया। उस बेंच पर एक और आदमी बैठा हुआ था। लंबा गठीला बदन, काले रंग का ओवरकोट पहने हुए और सर पर बड़ी सी हैट लगाए हुए। वो आदमी सिगरेट पी रहा था। लंबा सा चेहरा और बहुत गोरा रंग, बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसा। लेकिन आजकल ऐसे कपड़े कौन पहनता है? और कोई अकेला अंग्रेज़ यहाँ पर इतनी रात में क्या कर रहा होगा? उसे देखकर मेरे मन में कुछ शंका सी हुई। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि वो मेरी तरफ पलटा और बड़ी भारी सी आवाज़ में बोला, मैंने आपको अभी अभी आते हुए देखा था। नैनीताल के रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया है। सड़क पर पत्थर गिर गए हैं। रास्ता साफ होने में 2-3 दिन लग जाएंगे, तब तक आप यहीं रुकिएगा। और हाँ, कोई ज़रूरत हो तो मैं पास ही डाक बंगले में रहता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो आदमी उठा और तेज कदमों के साथ धुंध में गायब हो गया। उसे मेरे बारे में ये सब कैसे पता चला? कुछ डर और कुछ घबराहट के साथ मैं वापस गेस्ट हाउस की तरफ भागा। गेस्ट हाउस पहुंचकर सीधे अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा नंदिनी और पिया आराम से सो रहे थे। ये देखकर मेरी सांस में सांस आई। मैं वापस बाहर की तरफ मुड़ा हरीश को ढूंढने के लिए, लेकिन बाहर जाकर देखा तो उसका कमरा बंद था। मैं डाइनिंग टेबल के पास बैठ गया और एक बार फिर उस आदमी की बातों में अपने सवालों का जवाब ढूंढने लगा। वहीं बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब आंख खुली तो देखा गेस्ट हाउस के बाहर बहुत लंबा सा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। मैंने हरीश से उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि नैनीताल के रास्ते में लैंडस्लाइड होने की वजह से ये जाम लग गया है। लेकिन लैंडस्लाइड तो कल हुआ था ना? मैंने हरीश से कहा। अरे नहीं नहीं सर जी, ये तो आज सुबह सुबह हुआ है, हरीश ने जवाब दिया। ये सुनकर तो जैसे मुझे बहुत तेज झटका लगा। मैंने हरीश को अपने पास बिठाया और उसे उस अंग्रेज वाली बात बताई। मेरी बातें सुनते सुनते उसका चेहरा फीका पड़ने लगा। कुछ देर मेरी बातें सुनने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, सर जी, डाक बंगले के पास मत जाना। इतना कहकर वो उठ गया। उसकी आवाज में बहुत डर था। कुछ देर बाद जब नंदिनी उठी तो मैंने उसे लैंडस्लाइड की बात बताई और फिर हमने डिसाइड किया कि एक दिन और इसी गेस्ट हाउस में गुजार कर हम वापस चले जाएंगे। दोपहर तक जाम साफ हो चुका था। सारी गाड़ियों को वापस हल्द्वानी की तरफ भेज दिया गया था। मैंने एक लोकल मैकेनिक को बुलाया अपनी कार चेक करवाने के लिए, लेकिन जब वो आया तो कार एक बार में स्टार्ट हो गई, ऐसे जैसे उसमें कुछ गड़बड़ थी ही नहीं। वो पूरा दिन मेरे दिमाग में सिर्फ उस अंग्रेज की शक्ल और बातें ही घूम रही थी। शाम के वक्त हम सब गेस्ट हाउस की छत पर बैठे थे और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देख रहे थे। पिया लगातार मेरे फ़ोन से हम सब की और पहाड़ों की तस्वीरें ले रही थी। थोड़ी देर बाद जब अंधेरा होने लगा तो हम सब नीचे आ गए।
रात में डिनर करते करते भी मेरे दिमाग में वही बातें घूम रही थी। आज मैंने तय किया था कि मैं उस अंग्रेज़ से ज़रूर पूछूंगा कि उसे मेरे बारे में किसने बताया, और अगर पूछ पाया तो उस डाक बंगले का राज भी। डिनर खत्म हुआ और मैं टहलने के बहाने से बाहर चला गया। आज धुंध नहीं थी, रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा था। मैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगा जहां कल उस अंग्रेज से मुलाकात हुई थी। 10-12 मिनट चलने पर जब उस जगह पर पहुंचा तो देखा वो बेंच वहां नहीं थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शायद वो जगह और आगे होगी। ये सोचकर मैं और आगे बढ़ गया। 10 मिनट और चलने के बाद दूर एक आग जलती हुई दिखाई दी। वहां कुछ लोग आग के चारों तरफ बैठकर बातें कर रहे थे। चलते चलते हुई थकान की वजह से मैंने कुछ देर वहीं रुकने का फैसला किया। कुछ देर शांत रहने के बाद मैंने उन लोगों से उस बेंच के बारे में पूछा जो यहीं सड़क किनारे होनी चाहिए थी। लेकिन उनके जवाब से ऐसा लगा जैसे वहां आसपास कोई बेंच थी ही नहीं। मैंने अपनी बात को और अच्छी तरह रखने के लिए उन्हें पिछली रात का पूरा वाकया सुनाया। लेकिन ये क्या? मेरी बातें सुनकर उनकी भी वही हालत होने लगी जो हरीश की हुई थी। मेरी बात खत्म होते होते वो सब जैसे बुत से बन गए थे। तभी उनमें से एक ने बोला, साहब, वो अक्सर इसी सड़क पर दिखता है, लेकिन ना किसी को परेशान करता है और ना ही किसी से कोई बातचीत करता है। उसने पहली बार किसी से बात की है। उसके इस जवाब ने मेरी उत्सुकता और बढ़ा दी। मैंने आगे पूछा, दिखता है मतलब? कौन है वो आदमी? इस बार कोने में बैठे एक आदमी ने जवाब दिया, वो आदमी नहीं है, आत्मा है, इंजीनियर रिचर्ड की। गेस्ट हाउस तक पहुंचने के लिए आपने एक टनल पार किया होगा। लगभग 90 साल पहले ये टनल इसी ने बनाना शुरू किया था। गांव के लोगों ने इसका बहुत साथ दिया था क्योंकि टनल बनने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा गांव के लोगों का होना था। लेकिन रिचर्ड इस टनल को समय पर पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने एक नए इंजीनियर जॉर्ज को काम ख़त्म करने के लिए भेजा, और जब टनल बन के तैयार हुआ तो उसका नाम जॉर्ज टनल रख दिया गया। कहते हैं कि काम ख़त्म न कर पाने के कारण ब्रिटिश सरकार ने रिचर्ड को उसके हक का पैसा भी नहीं दिया। इस बात से रिचर्ड इतना परेशान हो गया कि एक सुबह गांव वालों को पता चला कि उसने डाक बंगले में आत्महत्या कर ली है। तब से ही रात में अक्सर रिचर्ड की आत्मा लोगों को दिखती है। उस आदमी की बातों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। उस सर्द रात में भी मेरे माथे पर पसीना था। मैं भागता हुआ वापस गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचते ही मैंने ड्राइंग रूम में लगी उन तस्वीरों को दोबारा ध्यान से देखा। नहीं, वो इनमें से कोई नहीं था। मैंने हरीश से पूछा कि क्या गेस्ट हाउस में और भी कोई पुरानी तस्वीरें हैं। वो स्टोर में गया और एक भारी सी फोटो एल्बम निकाल लाया। उस एल्बम पर धूल की बहुत मोटी परत थी। मैंने उसे साफ किया और देखने लगा। इस एल्बम में कई सारी ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें थीं। पहाड़ों की, जंगलों की, मजदूरों की और ये रिचर्ड की। वो ही लंबा कद, काला ओवरकोट, गोरा लंबा चेहरा और हाथ में सिगार।
ये वही था, लेकिन इसने सिर्फ मुझसे ही बात क्यों की? क्या चाहता था वो मुझसे? मेरे लिए ये पहेली और गहराती जा रही थी। मैंने और तस्वीरों को देखा। इसमें एक और चेहरा बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था। इसको मैंने कहीं देखा था, लेकिन कहाँ? हे भगवान, इस आदमी की शक्ल तो काफी कुछ मेरे दादाजी जैसी थी। एक बार पापा ने बताया तो था कि दादाजी लगभग 25 साल की उम्र तक यहाँ नैनीताल के पास रहते थे, लेकिन इससे ज्यादा उन्हें भी नहीं पता था। मैंने एल्बम के और फोटो देखे तो उसमें कई जगह दादाजी और रिचर्ड की तस्वीरें थी। कहीं शिकार करते हुए तो कहीं सड़क नापते हुए और कहीं साथ में खाना खाते हुए। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि ये जो घटनाएं कल से हो रही थी ये रिचर्ड ही कर रहा था। टनल के पास गाड़ी का खराब होना, मेरा उसी गेस्ट हाउस में रुकना जिसमें रिचर्ड रुकता था, फिर उसका मुझसे मिलना, मुझे लैंडस्लाइड के बारे में आगाह करना, फिर उन गांव वालों का मिलना और मुझे रिचर्ड की कहानी सुनाना, और अब ये दादाजी की तस्वीरें। एक के बाद एक वो ही हो रहा था जो रिचर्ड चाह रहा था, लेकिन मैं ही क्यों? वो पूरी रात मेरी नींद पर यह सवाल हावी रहा। मैंने तय किया कि मैं डाक बंगले जाऊंगा। अगली सुबह मैंने नंदिनी को पूरा किस्सा सुनाया। उसके चेहरे पर डर और सवाल दोनों साफ झलक रहे थे। मैंने उसको अपनी डाक बंगले जाने की इच्छा के बारे में भी बताया। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उसको समझाया कि मैं अपने साथ किसी गांव वाले को ले जाऊंगा और सिर्फ 1 घंटे में आ जाऊंगा, तो कुछ हिचकिचाते हुए वो मेरी बात मान गई। अब अगला काम था किसी गांव वाले को राज़ी करना। मैंने हरीश को साथ चलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसका छोटा भाई मुकेश मेरी बात मान गया। लेकिन शर्त यह थी कि वो डाक बंगले के अंदर नहीं जाएगा, वहाँ मुझे अकेले ही जाना होगा। गेस्ट हाउस से डाक बंगले की दूरी सिर्फ 10 मिनट की थी। एक पुराना सा खंडर था वो, बाहर एक बड़ा सा बरगद का पेड़। मुकेश वहीं पे पास में ही रुक गया। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उस बड़े से जंग लगे गेट को खोला। कुछ आवाज़ करते हुए वो गेट खुल गया। गेट के अंदर दाहिनी तरफ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ एक बड़ा सा शानदार बगीचा रहा होगा। थोड़ा और अंदर जाने पर एक बड़ा सा गलियारा था। चारों तरफ धूल की चादर, दीवारों पर बड़े बड़े मकड़ी के जाले और कमरों के दरवाजे जैसे कई सालों से खुले ही ना हों। मैंने हिम्मत करते हुए एक कमरे का दरवाज़ा खोला। कुंडी पर जंग लगी हुई थी, लेकिन दरवाज़ा इतनी आसानी से खुल जाएगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था। कमरे के अंदर का नज़ारा भी लगभग उतना ही बुरा था। ऊंची छत, मकड़ी के जाले, खिड़कियों के गंदे कांच, लेकिन अंदर आते ही जैसे ठंड बहुत बढ़ गई। सर से नीचे मेरी गर्दन के बाल जैसे खड़े हो गए थे और धड़कनें इतनी तेज चलने लगी जैसे सीने में घोड़ों की दौड़ चल रही हो। मुझे पता था तुम आओगे, मेरे पीछे से आवाज आई। मैं झटके से पलटा तो देखा रिचर्ड मेरे पीछे खड़ा था। आज उसका कद काफी ज्यादा लग रहा था, लगभग 7-8 फुट। मेरा गला जैसे सूखने लगा। मैं कुछ कहना तो चाह रहा था, लेकिन जैसे आवाज गले में ही अटक के रह गई थी। घबराओ नहीं, श्याम मेरा दोस्त था,
मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। श्याम मेरे स्वर्गवासी दादाजी का नाम था। उसके ये शब्द सुनकर जैसे मेरे शरीर में वापस ताकत आने लगी। मैंने खुद को संभाला और बड़ी दबी हुई आवाज में पूछा, मुझे आपके बारे में गांव वालों से जो पता चला, क्या वो सच है? उसने हाँ में गर्दन हिलाई। मैं कुछ नॉर्मल हुआ और हिम्मत करके वो सवाल पूछा जिसके लिए मैं यहां तक आया था। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरे इस सवाल से उसके चेहरे के भाव और नरम पड़ गए। उसने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, लगभग 90 साल पहले मैं अपने परिवार से दूर यहाँ हिंदुस्तान आया था। ब्रिटिश सरकार ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया था ये टनल बनाने का। मैंने तुम्हारे दादाजी और बाकी गांव वालों की मदद से काम को बहुत तेज़ी से ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन उस साल बारिश बहुत जल्दी आ गई। बारिश की वजह से हमारे काम की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई। तय समय में काम पूरा न कर पाने की वजह से सरकार से मिलने वाला पैसा रोक दिया गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अपने पैसे लगाकर काम करवाता रहा। बारिश के मौसम को आए हुए 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन बारिश अभी भी पूरे जोर पर थी। हम आधे से ज़्यादा काम ख़त्म कर चुके थे कि मेरे अपने पैसे भी ख़त्म हो गए। मैंने ब्रिटिश सरकार से पैसों की मदद मांगी, लेकिन सरकार ने पैसे भेजने के बजाय दूसरे इंजीनियर जॉर्ज को भेज दिया। मेरी मेहनत को उसका नाम मिल गया। इतना कहते कहते उसने अपनी गर्दन ऐसी झुका ली जैसे कोई बुजुर्ग बहुत ज़्यादा दुखी और उदास हो गया हो। मुझे पता है कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुमसे इसमें कुछ मदद चाहता हूँ। उसकी हालत देखकर मेरा डर जैसे कहीं गायब हो चुका था। डर अब दया में बदल चुका था। मैंने खुद को संभलते हुए कहा, मैं आपकी हर मदद करने को तैयार हूँ। कहिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ये कहानी दुनिया तक पहुँचाओ। टनल को मेरा नाम मिले ना मिले, लेकिन दुनिया को मेरी कहानी पता होनी चाहिए। और अब मुझे यही बात सुकून दे सकती है। कुछ देर पहले तक जिसे मैं भूत या आत्मा समझ रहा था और उससे डर रहा था, वो इस समय मेरे सामने एक असहाय बुजुर्ग की तरह खड़ा था। मैंने एक कहावत सुनी थी कि इंसान का सपना नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जब सपना टूटता है तो इंसान भी टूट जाता है। आज ये कहावत मैं सच होते हुए देख रहा था। मेरे सामने जो खड़ा था उसमें असीम शक्ति थी, लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि वो चाह कर भी दुनिया को अपनी कहानी नहीं बता पा रहा था। मैंने उससे वादा किया कि उसकी कहानी मैं दुनिया को जरूर सुनाऊंगा। इस वादे के साथ मैं वापस गेस्ट हाउस पहुंचा। नंदिनी ने जैसे ही मुझे देखा, उसकी दोनों आंखों में चमक आ गई। वो मुझे तुरंत डाइनिंग टेबल के पास ले गई और उसने पूरा किस्सा सुना। किस्सा सुनने के बाद उसके चेहरे से डर की सारी लकीरें गायब हो चुकी थी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और उसकी आंखों से 2 आंसू टपक पड़े। कुछ देर तक हम वहीं बैठे रहे और फिर हरीश 2 कप चाय के साथ अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए हमारे पास आया और उसने बताया कि नैनीताल का रास्ता साफ हो चुका था और अब हमें वापस जाने के बजाय नैनीताल जाने की प्लानिंग करनी चाहिए थी। अगर ये कहानी कुछ पल के लिए ही सही
आपका सामना रिचर्ड से करवा पाई हो तो अपना ये तजुर्बा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।